हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। गाइस, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस दैट आर कंसर्न टू दी जूट, एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कम्योडिटी एंड प्रोवाइड्स फाइबर। और ये जो टॉपिक है हमारा यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरशिप एज वेल जो यूपीपीजीटी बायोलॉजी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें क्रॉप्स है उनके लिए सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और रिसेंट एडवांसेस जो इसमें हुए हैं, जैसे इसके कुछ कमीशंस बनाए गए हैं, कुछ पॉलिसी डेवलप की गई हैं, कुछ बोर्ड बनाए गए हैं और इसके नए नए एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके सब्सटीट्यूट के बारे में बात करेंगे कि जूट क्रॉप्स को अगर यूज़ ना करें तो दूसरे कौन से ऐसे प्लांट हैं जो जूट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ जूट जियो टेक्सटाइल, मतलब इसका एक नया वर्जन है जूट जियो टेक्सटाइल। तो ये क्या है रियल में? एक वैरायटी ऑफ जूट अवेलेबल इन वोवन एंड नॉन वोवन फैब्रिक्स। दूसरे में कह रहा है कि वैरायटी ऑफ जूट अवेलेबल इन ओनली वोवन फैब्रिक्स। थर्ड में कह रहा है कि नॉन वोवन फैब्रिक्स ओनली, एंड डी में कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो जूट जियो टेक्सटाइल जो है वो एक वैरायटी है। जूट की वैरायटी क्या होता है? स्पीसीज़ के बाद जो मतलब मॉडिफिकेशंस होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है वैरायटी। तो प्लांट की वैरायटी का मतलब होता है एक स्पीसीज़ की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। तो जूट टेक्सटाइल एक जूट की वैरायटी है जो आज के टाइम में बोबिन मतलब जैसे कपड़ा बनता है और नॉन बोबिन फैब्रिक दोनों में इसके मतलब एप्लीकेशंस हैं। सेकेंड कैटेगरी में हम बात करते हैं क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर गाइज, अपने पहले क्वेश्चन का आपको क्या बताया है, ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि जूट बीइंग एन इको फ्रेंडली क्रॉप, ये इको फ्रेंडली फाइबर हैज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। मतलब जूट अगर एक इको फ्रेंडली क्रॉप हम कंसीडर करते हैं तो उसके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसे मतलब जियो फ्रेंडली बनाते हैं, इको फ्रेंडली बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं गाइज, इसकी हाई मॉइस्चर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसकी वजह से कहते हैं, या इसके जो फाइबर्स होते हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, या इसकी जो ड्रेनेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अगर किसी प्लांट में पाई जाती हैं तो दैट प्लांट में एक्ट एज ए इको फ्रेंडली प्लांट। तो आप देखते हैं हाई मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसके प्लांट के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इट इज़ एडाप्टेड टू ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द एग्रोनॉमिक कंडीशंस। ड्रेनेज प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये कहीं ना कहीं वाटर को बहुत अच्छे से ड्रेनेज करता है। ड्रेनेज ऑफ द इरिगेशन प्रॉपर्टीज़ में वाटर को अच्छे से यूटिलाइज करने में ये प्लांट एप्लीकेबल है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मिलके बनाती हैं जूट को एक इको फ्रेंडली क्रॉप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी कार्कोरस ओलिटोरिस एंड कार्कोरस कैप्सुलरिस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम इस बार ये समझें कि ये दोनों हैं क्या, ये दोनों ही जूट की वैरायटीज़ हैं। इंडिया में इस वाले वैरायटी स्पीसीज़ से हम जूट का कल्टीवेशन करते हैं और कुछ हद तक इस वाली स्पीसीज़ को भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, बट मैक्सिमम ये वाली होती है 75% और 25% जूट का प्रोडक्शन होता है कार्कोरस ओलिटोरिस से। अब इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें हमें ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो हम देखते हैं गाइस, कार्कोरस ओलिटोरिस हैज़ ग्रेटर नीड देन कार्कोरस कैप्सुलरिस। नीड का मतलब हुआ कि यहाँ पे नीड का मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसके कंपेयर में ज़्यादा है। और नीड को अगर हम कहें शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ईल्ड की बात है। ये ईल्ड मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। कार्कोरस ओलिटोरिस हैज़ ग्रेटर ईल्ड देन कार्कोरस कैप्सुलरिस, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने थ्योरी के लेक्चर में बताया है कि जो इंडिया में हम स्पीसीज ग्रो करते हैं कार्कोरस कैप्सुलरिस, जिसे वाइट जूट बोलते हैं, इसकी ईल्ड एज कम्पेयर टू कार्कोरस ओलिटोरिस से कम होती है। मतलब कार्कोरस ओलिटोरिस की जो ईल्ड है वो ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कार्कोरस ओलिटोरिस कॉल्ड टोसा जूट, जबकि कार्कोरस कैप्सुलरिस क्या कहलाती है? वाइट जूट, सफ़ेद, और इसे इंडियन जूट भी बोलते हैं। इसके बाद फाइबर्स ऑफ कार्कोरस कैप्सुलरिस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड सेल एट हाई प्राइसेस। ठीक है, अब इसमें बात ये कहा है कि ने कि फाइबर कार्कोरस कैप्सुलर जो इंडियन मतलब जूट होती है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं और उनके इसलिए सेल करते हैं उन्हें हाई रेट पे। तीसरे बात में कह रहा है कि कार्कोरस ओलिटोरिस ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका वाइल कार्कोरस कैप्सुलरिस इन इंडिया। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें वो सिलेक्ट करना है गाइज। एक बहुत ही सिक्वेंशियल बात है कि एक तो इसकी ईल्ड भी कम है और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो फाइबर्स होते हैं वो लेस
लो क्वालिटी के होते हैं और सस्ते बेचे जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल गलत बात है कि फाइबर्स ऑफ कार्कोरस कैप्सुलरिस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, नॉट, इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी, सो सेल एट द लो प्राइसेस। ये स्टेटमेंट सही नहीं है और ये स्टेटमेंट भी सही है। कार्कोरस ओलिटोरिस जो है वो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई और कार्कोरस कैप्सुलरिस जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट मानी जाती है। ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि फाइबर्स ऑफ कार्कोरस कैप्सुलरिस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड सेल एट हाई, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट गाइस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इसमें हमने कुछ प्लांट फाइबर्स हैं और उसमें प्रेजेंट सेलुलोज की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं है। यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन है ये सेलुलोज की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और प्लांट फाइबर्स से, ठीक है गाइस। आप देख लें एक बार, मैंने आपको यहाँ बता दिया कॉलम बी में सेलुलोज कंसंट्रेशन और यहाँ पे कॉलम ए में डिफरेंट टाइप के प्लांट फाइबर्स हैं। हमें ये मैच करना है कि किस प्लांट फाइबर में कितने परसेंट सेलुलोज पाया जाता है गाइस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका करेक्ट आंसर है आपका, देख सकते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा हमने बताया था 94% या 90% लगभग कॉटन के फाइबर में पाया जाता है। इसलिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत ही मतलब अच्छा फाइबर माना जाता है। कोई भी फाइबर इसके इतना मतलब यूटिलाइज एप्लीकेबल नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। जैसे हमने आज आपको पढ़ाई थी जूट क्रॉप। जूट क्रॉप में क्या होता है, लिग्निन होता है, लिग्निन की वजह से उसके जो फाइबर्स होते हैं वो स्टिल ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मतलब सेलुलोज कंटेंट वहाँ पे थोड़ा सा कम है, 63 to 56% की रेंज में होता है, जो कि कम है, ठीक है। तो कॉटन में होता है सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट परसेंट होती है सेलुलोज की, वो है 94%, ठीक है गाइस। दूसरा है जूट फाइबर्स। जूट के फाइबर्स में हमने आज बताया आपको 56 से 63%, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा जिसके सामने लिखा हुआ। अब आता है फ्लैक्स। अभी हमने एक राब आपको पढ़ाना है आगे, फ्लैक्स फाइबर और हेम्प फाइबर। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इनका यहाँ पे यूज़ किया है इन्हें, तो आप इसे देख सकते हैं। फ्लैक्स के फाइबर में जो सेलुलोज है वो है 82% और हेम्प के फाइबर में है 77%। आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरेटिव क्वेश्चन में इस तरीके के इन्फॉर्मेशन ये भी आ जाते हैं कि हम सिंगली पूछ लें कि सेलुलोज का कितना परसेंट होता है स्क्रॉप के फाइबर्स में, या फिर एक मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉटन में 94%, जूट में आपका 63%, फ्लैक्स में 82% और हेम्प फाइबर में 77% सेलुलोज पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं जियो जूट। देखिए इससे पहले हम जियो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जियो जूट की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे। जियो जूट इज यूज्ड इन एरोजन कंट्रोल एंड सेपरेशन, रूरल रोड डेवलपमेंट, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड एग्रो प्लांट मल्चिंग। प्लांट मल्चिंग का मतलब आप जानते हैं, प्लांट मल्चिंग का मतलब होता है कि कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनके नीचे कुछ हमें मटेरियल डालना होता है, तो उसमें ये मल्चिंग का मतलब होता है, या उन्हें कवर कर देना, जिससे कि उन्हें डिफरेंट टाइप की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो नॉट सूटेबल है उनके लिए, तो उन्हें उससे बचाने के लिए मल्चिंग करी जाती है। तीसरा है फिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क में, उन्हें ड्रेनेज और उसके लिए यूज करें। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, गुड ड्रेनेज क्वालिटी होती है जूट में, इसलिए ये सिविल इंजीनियरिंग के जो वर्क्स होते हैं उसमें यूज की जाती है। और तीसरा है एग्रीकल्चर के बहुत सारे दूसरे यूज में, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये जियो जूट जो आई है इसका एप्लीकेशन है सॉइल एरोजन कंट्रोल करती है, रूरल रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में काम करती है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का आ गया, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ भी ये बात कर रहे हैं, तो इससे भी एक चीज़ क्लियर है कि अगर इसमें सही है तो इसमें भी सही होगा, वरना हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ऐसा नहीं है। और एग्रीकल्चर यूजेज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन का भी एग्रीकल्चर यूजेज है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मॉडिफाइड वर्जन से एक दूसरे के, तो जियो जूट यहाँ हर कहीं पे एप्लीकेबल है, एरोजन कंट्रोल में, रूट पेवमेंट में, फिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, एग्रीकल्चर यूजेज, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर का यहाँ पे आपका ए। क्वेश्चन नंबर हम 6 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बर्लैप, या बर्लैप क्या चीज़ होती है इसके बारे में देखते हैं। ये फाइनल क्वालिटी ऑफ जूट, ये फाइनल क्वालिटी ऑफ कॉटन, ये फाइनल क्वालिटी ऑफ सन, ये फाइनल क्वालिटी ऑफ कॉयल, ये चारों प्लांट ही आपके सिलेबस में है। और इसमें मैंने आपको बताया कि बर्लैप जो होती है फाइनल क्वालिटी जूट की क्वालिटी होती है, जो बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती है, बहुत ही हाई रेट प्राइस होते हैं इसके, तो उसे हम बोलते हैं बर्लैप। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 7 में कि व्हाट इज अर्थ फ्लोर्स। अर्थ फ्लोर्स क्या है, देखिए प्रोडक्ट मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स लाइक मैटिंग्स, एरिया रग्स एंड रनर्स, आइटम मेड फ्रॉम जूट थ्रू द एक्सपर्ट वेबर, बहुत जो अच्छे बुनकर होते हैं, एंड क्राफ्टमैन इन इंडिया विद रिच कलर एंड ऑथेंटिक डिजाइंस, उन्हें कहते हैं बोथ नन ऑफ द अबव। तो जो चीज़ें हैं पहले वाले में कुछ आइटम्स के नाम है, तीसरे बारे में कुछ इसमें आइटम के नाम के साथ
ये बताया गया कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी के बहुत ही हाईली एक्सपर्ट जो क्राफ्टमैन होते हैं वही इन्हें मतलब वो कर पाते हैं। उसमें भी जूट का नाम था, इसमें भी जूट का नाम है। कहने का मतलब है कि जो अर्थ फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे आइटम्स के लिए टर्म दिया गया है जो जूट से प्रिपेयर्ड होते हैं और स्पेसिफिक कुछ बहुत ही हाईली एक्सपर्ट वेवर्स और क्राफ्टमैन के थ्रू इंडिया में बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर हाईली कलर्ड बहुत होते हैं और बहुत स्पेसिफिक ऑथेंटिक डिजाइन होते हैं। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी, दोनों ही स्टेटमेंट ये ठीक है क्योंकि लगभग एक ही समान है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग जूट फाइबर्स ओवर पॉलीप्रोपाइलिन। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, नेचुरल फाइबर हो गया जूट और ये पॉलीप्रोपाइलिन एक सिंथेटिक फाइबर। तो कौन से ऐसी बातें जहाँ पे जूट का यूज करना ओवर पॉलीप्रोपाइलिन इज सिग्निफिकेंट या बेनिफिशियल होता है फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए, तो हमें वो चीज़ बताते हैं। तो जूट जो है देखिए एक तो इको फ्रेंडली क्रॉप्स होती है, दूसरे बात करते हैं कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइकिल्ड एंड इजीली रिपेयर। बहुत तीनों इंपॉर्टेंट बात है इको फ्रेंडली होने के लिए। हमने अपने थंबनेल में बताया कि रिसाइकिल्ड मतलब एक इको फ्रेंडली क्रॉप होती है जूट, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक लगता है हमें। तीसरा है कि इंडिजिनसली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एंड हैव पोरोसिटी। इन जूट के अंदर क्या होता है, ड्रेनेज वाली क्वालिटी की बात करी तो पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा इंडिजिनसली मतलब हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट बनते हैं। जो तीसरा है कि विद स्टैंड विद हाई टेम्परेचर एंड मच स्ट्रॉन्गर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ ही क्रॉप मतलब खुद को सस्टेन कर लेती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये पॉलीप्रोपाइलिन में ये करेक्टर नहीं पाए जाते, ना ही वो इको फ्रेंडली होती है, ना ही वो बायोडिग्रेडेबल होती है, और ना ही उससे इंडिजिनस होती है, और ना ही उसमें पोरोसिटी होती है, और ना ही वो हाई टेम्परेचर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो गाइस यहाँ पे सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एडवांटेज हैं जूट फैब्रिक के ओवर दी पॉलीप्रोपाइलिन पे। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि नेशनल जूट बोर्ड। देखिए हमने ऑलरेडी आंसर लिख दिया, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एक तो आंसर ये हो गया। इज ए स्टेचुरी बॉडी, ये कोर्ट के बाद किसी एक्ट के थ्रू, किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई गई है नेशनल जूट बोर्ड। तो ये कब बनाया गया था गाइस, ये जो एक्ट था ये 2008 में आया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 2009 में। तो ये जो बॉडी बनी थी नेशनल जूट बोर्ड, ये बनी थी 2009 में। तो करेक्ट आंसर गाइस ये। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डेट वाला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इन विच ईयर नेशनल जूट पॉलिसी, मतलब नेशनल जूट पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कौन सी ईयर बनाई है, 2005, 2008, 2007, 2009। तो ये जूट पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कि नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद विच ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसका क्या एम था। तो इसके एम यही थे कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूव करना और गुड प्राइस टू जूट फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिले, जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मतलब कल्टिवेशन करें, और इन्हांस यील्ड पर हेक्टर, इसकी यील्ड को पर हेक्टर बढ़ाना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और यील्ड में बहुत कम डिफरेंस होता है, ये तो फाइनल की बात होती है कि प्रोडक्टिविटी एंड फाइनल यील्ड। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं, यील्ड प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, फार्मर्स को गुड प्राइस मिले, अच्छी क्वालिटी की जूट प्रोवाइड करें। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जूट। जूट के बात में क्या बात सही है, हमें स्टेटमेंट देखना है। जो प्रोबेबली द टर्म जूट एंग्लिसाइज्ड फ्रॉम द उड़िया वर्ड, उड़िया मतलब उड़ीसा वाली वर्ड झूठ और जूट, ये बात बिल्कुल सही है, आपने मेरे लेक्चर में देखा होगा। प्राइमरी सोर्स सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, अफ्रीका, और सेकेंडरी सोर्स क्या है आपका, इंडिया, जहाँ पर जूट ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद थर्ड में बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्कोरस कैप्सुलरिस इन इंडिया एंड नॉट फाउंड इन द अफ्रीका। जो कार्कोरस कैप्सुलरिस है जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में करा जाता है वो स्पीसीज है कार्कोरस कैप्सुलरिस, उसकी साइट ऑफ ओरिजिन भी इंडिया है। और ऑल ऑफ द अबव। तो ये गाइस कहीं ना कहीं सभी स्टेटमेंट अबाउट दी जूट के बारे में करेक्ट है। ये क्वेश्चन बनाने का मकसद मेरा होता है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी सके अबाउट जूट के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं उड़िया जो टर्म है वो इसके मतलब उड़िया का मतलब है कि वहाँ पे उड़ीसा में झूठ बोलते हैं, वो जूट को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना गया वो अफ्रीका है, और सेकेंडरी कहाँ है, इंडिया में। और जो स्पेशली वैरायटी इंडिया में ग्रो कर जाती है, इसका जो सेंटर है वो इंडिया में, और ये वैरायटी अफ्रीका में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गाइस ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट डी आंसर सही है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं कटर्स यूज टू कट द जूट प्लांट इन एरिया। कटर मतलब होता है मैनुअली भी जूट के प्लांट को हम उखोड़ लेते हैं, पानी फील्ड में इरिगेट करके ढीला हो जाता है प्लांट, लूज हो जाता है, उसे हम हाथ से उखाड़ लेते हैं। और इस तरीके से कटर्स की बात करें, कहीं जो कटर होता है ना, एक मैनुअल उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसे प्लांट से हम फील्ड से निकाल लेते हैं। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे एरिया इंडिया में जहाँ पे पूरी दुनिया में कि ये हमारा इंडियन स्टेट जहाँ पे बाढ़ वगैरह फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम इसे नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कटर का यूज़ करते हैं। कटर का मतलब थोड़ा प्रोसेस तेज़ हो जाती है और एक बार में हम कई सारे प्लांट को कट कर सकते हैं। तो ये प्लांट जो होता है ऐसी कंडीशन मोस्टली आसाम में होती है जहाँ पे हम कटर का यूज़ करते हैं टू हार्वेस्ट दी जूट प्लांट, ना कि यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। इसके बाद आता है जूट टू इंडिविजुअल फाइबर सेल इज ऑफ, मतलब इंडिविजुअल फाइबर, अगर जूट के फाइबर में एक सेल की हम लेंथ देखें तो वो कितनी होती है, वो होती है 2 से 3 मिलीमीटर की।
एक इंडिविजुअल फाइबर में जूट की लेंथ जो होती है 2 to 3 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं इन जूट कल्टीवेशन रीड रिफर टू, एक टर्म आता है रीड। देखिए एक तो कन्फ्यूजन ना हो, रीड एक प्लांट की कैटेगरी भी होती है। रीड प्लांट होते हैं जो आपने देखा होगा कि वाटर बॉडी करीब खड़े होते हैं, पूरी वाटर बॉडी को कवर किए हुए, एकदम श्रिंकिंग लीव्स वाले। यहाँ पे रीड का रेफरेंस है जूट कल्टीवेशन में एक कंडीशंस आती है जब हम उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम, कि वन स्टैंड या फाइबर या लीफ या रूट या बोथ। गाइस तो जब जूट का प्रोसेसिंग करते हैं तो जो एक स्ट्रैंड ऑफ फाइबर होता है उसे हम रीड बोल सकते हैं उस टाइम। प्रोसेसिंग टर्म्स है, इंडस्ट्रियल टर्म्स है रीड। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इस बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेटिंग। रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसे हिंदी में बोलते हैं सड़ाना किसी चीज़ का। उसके बाद हम फाइबर्स को, जैसे प्लांट को जब निकालते हैं तो उसे हम किसी स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में कुछ टाइम तक के लिए डाल देते हैं, जिससे उसकी जो फाइबर्स, उसका जो सेल्यूलोज कंटेंट है और जाइलम फ्लोएम में एकदम अलग हो जाए, फाइबर बिल्कुल बाहर आ जाए। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ हमें स्टेटमेंट है, जैसे कि इट कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन बार्क इज कैन बी इजीली पील्ड अप। मतलब रेटिंग को हम कंप्लीट तब मानेंगे जब बार्क उसकी बिल्कुल उसके मतलब छोड़ दे उसे। इट यूजली टेक्स 10 to 13 डेज, 30 से 30 दिनों में प्रोसेस पूरी होती है। और बट का मतलब माना गया था जैसे किसी प्लांट का, एक तो बट वो वाला नहीं, बट का मतलब जैसे कोई फाइबर से जूट का, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये थोड़ा थिक होता है, इस वाले पोर्शन को मतलब रेटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इससे बनने वाले प्रोडक्ट भी अलग होते हैं। इस कहीं और काम आता है, ये कहीं और काम आता है रेटिंग। तो कह रहा है बट एंड ऑफ द स्टेम टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट रेटिंग। नॉर्मल यूजुअल जो मतलब रेटिंग है वो 10 से 3 दिनों पूरी हो जाती है, 30 दिनों में हो सकता है टोटल 15 डेज में हो जाए। और 30 दिन की बात कर रहे हैं, 1 मंथ पूरा हो रहा है, वो बट वाले पोर्शन के लिए यूज़ करा जाता है। तो जो रेंज ऑफ डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेटिंग वेरीज मच ग्रेटर, मतलब 10 to 13 डेज। तो इसका मतलब इतना गैप जो है ये बट वाले पोर्शन के लिए दिया गया है कि यूजुअल प्रोसेस 15 दिन में हो जाती है, मगर बट वाला पोर्शन 15 दिन और चाहिए टू कंप्लीट द रेटिंग प्रोसेस। तो लॉन्गर प्रोसेस करा, बट एंड ऑफ द स्टेम टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट रेटिंग। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट गाइज। तो यहाँ पे ये जितने भी स्टेटमेंट अबाउट द रेटिंग प्रोसेस आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे होता है आपका डी। थैंक यू वेरी मच।